तो हमारा नया टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल कल हमने पढ़ा इतने दिन 5 से क्लास में पढ़ा सिंधु सभ्यता या सिंधु काल, सैंधव काल। कौन सा काल पढ़ा? सैंधव काल, यानी सिंधु सभ्यता का काल। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण दिखाई थे कल आपको, क्या कारण थे? मैंने एक कारण दिखाया था, चाइल्ड व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण चाइल्ड एंड व्हीलर ने बताया कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इसका काल बताया था 1750 ईस्वी से पूर्व, 2350 से 1700। इन्होंने बताया कि इस टाइम तक धीरे धीरे इन पर आर्यों का आक्रमण हुआ और सभ्यता का ईसा पूर्व नहीं बना। हाँ, ईसा पूर्व। आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो यानी इनके अनुसार 1750 के बाद में आर्यों का यहाँ पर आक्रमण होना स्टार्ट हो गया और इस वैदिक सभ्यता की स्थापना इन आर्यों ने की। तो आर्य यहाँ से स्टार्ट हो गए। अब वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, कोई बता सकता है? मैंने पहले बता दिया आपको, वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये इसका टाइम पीरियड है, यानी इस काल को वैदिक काल कहते हैं। सिंधु काल 1750 पहले को सिंधु काल या सैंधव काल कहते हैं। अब पहले मुझे ये बताइए कि ये वैदिक काल क्या है? कोई बताएगा वैदिक काल? जिस काल में वेदों की रचना हुई उसको वैदिक काल कहते हैं। इसे वैदिक काल क्यों कहते हैं? प्राथमिकता वेदों को दी गई। देखिए, एक इतिहासकार थे, नाम था उनका विंटरनिट्स। विंटरनिट्स ने सिंधु सभ्यता के काल को दो भागों में, सिंधु सभ्यता के बाद के काल को दो भागों में बांटा है। जैसे 1750 तक सिंधु सभ्यता थी, उसका फिर धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया। उसके बाद का जो काल है उसको दो भागों में बांटा है, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन कालों के बारे में आप जानते हो? कोई बताएगा थोड़ा बहुत? ऋग्वेदिक क्या है? ऋग्वेदिक काल में वेदों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में जो तक आपको वेद है ना उसकी रचना। कोई बताएगा ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल? कौन बताएगा? विंटरनिट्स ने इस काल को, सिंधु सभ्यता के बाद में के काल को दो भागों में बांटा है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सर ऋग्वेदिक हो या वैदिक काल हो? ऋग्वेदिक काल। कोई बताओ? सही। ऋग्वेदिक काल में वेदों की रचना की गई। बाद में चौथे ये जो वैदिक काल है ना, इसे दो भागों में बांटा है। सिंधु सभ्यता के बाद में के काल को वैदिक काल, इस वैदिक काल को इसने दो भागों में बांटा है। किसने? विंटरनिट्स ने। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस पूरे काल में तो चारों वेदों की रचना हुई थी। चारों वेदों की रचना
किसने हुई? इस पूरे काल में, वैदिक काल में चारों वेदों की रचना हुई या चारों वेदों के रचना काल को वैदिक काल कहते हैं। विल्टर नील्सन ने दो भागों में बांटा, एक ऋग्वेदिक काल, इसमें केवल एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, ऋग्वेद की रचना, और इसमें बाकी के 3 वेदों की रचना की गई। आई समझ में? वैदिक काल वह काल जिसमें चारों वेदों की रचना हुई। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। 4 वेदों के टाइम पीरियड को कहते हैं वैदिक काल। लेकिन एक इतिहासकार वेद विल्टर नील्सन, इन्होंने इस काल को 2 भागों में बांटा है, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, केवल ऋग्वेद की, एक वेद केवल ऋग्वेद की रचना, और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल का लास्ट का स्वरूप। आ गया समझ में? क्या समझ में आया? कोई बताएगा? लोकेश बता। समझ लो से सीधे बता दिए थे कोई बात नहीं। हाँ बताओ, क्या समझ में आया? ऋग्वेदिक काल में प्रथम वो ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी में 3 की। ऋग्वेद में केवल ऋग्वेद काल, हाँ, तो ये 3 वेद में केवल ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेदिक का टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो क्या इस समय में मौर्य काल की स्थापना हो गई थी? नहीं हुई। एक मिनट, क्या इस काल में मौर्य काल की स्थापना हो गई थी? आंसर हो गया। क्या इस काल में गुप्त नहीं होते सर, 382 से स्टार्ट हो। तो फिर मौर्यों की कैसे? मौर्यों का टाइम पीरियड था 319-20 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। हम तो 600 ईसा पूर्व से पहले ही हैं, मान लो 600 से पहले ही हैं, तो नहीं हुई थी। तो वैदिक काल, इस वैदिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैदिक काल की स्थापना या वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? आर्यों ने की। आर्य कौन थे? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य कहाँ से आए? और आर्यों ने इन ग्रंथों की रचना की, तो इन ग्रंथों में क्या क्या है? तो थोड़ा बहुत लिखो पहले आप। वैदिक काल, नया टॉपिक है, 5वां पार्ट है। वैसे तो आपके सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो और चाहे 20 नंबर का हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक में से, वैदिक काल में से। लिखो, हेडिंग डालो वैदिक काल, इसका लिखो टाइम पीरियड लिखो, या इसमें मैं लिखा हूं वैसे लिख लो वैदिक काल। नीचे लिखो सिंधु सभ्यता का पतन काल, सिंधु सभ्यता का पतन काल 1750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन काल 1750 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। ये नाम लिखो आप, चाइल्ड व इसी में इसी में नीचे लिखो चाइल्ड व व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण चाइल्ड व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। आर्यों के आक्रमण को माना है। अतः
अतः जब सिंधु सभ्यता का पतन शुरू होने लगा, अतः जब सिंधु सभ्यता का पतन शुरू होने लगा, उसी टाइम 1500 ईसा पूर्व के आसपास 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक नवीन ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ। एक नवीन ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाने लगा, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाने लगा। और वैदिक सभ्यता के समय को वैदिक काल कहा जाने लगा। वैदिक काल कहा जाने लगा। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखो, वैदिक काल उस समय को कहते हैं। वैदिक काल उस समय को कहते हैं जिस समय में चारों वेदों की रचना की गई। चारों वेदों की रचना की गई। अगली लाइन लिखो, दूसरी लाइन में ये नाम लिखो, विंटर नीड्स में, ये नाम लिखो, विंटर नीड्स में वैदिक काल को, विंटर नीड्स में वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। विंटर नीड्स ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग लिखो, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, पहला भाग लिखो ऋग्वैदिक काल। इसमें लिखो आप वैदिक काल का वह समय, वैदिक काल का वह समय जिसमें केवल ऋग्वेद की रचना की गई। या लिख लो, जिसमें प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना की गई। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। दूसरा लिखो, उत्तर वैदिक काल। दूसरा लिखो, उत्तर वैदिक काल। लिखो इसमें वैदिक काल का वह काल, वैदिक काल का वह काल जिसमें बाकी तीनों वेदों की रचना की गई। इसके नाम तो हम आगे लिख लेंगे जब इनके बारे में अलग पढ़ेंगे। जिसमें बाकी तीनों वेदों की रचना की गई
उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी इसकी एक सामान्य जानकारी। चार्ल्स और व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों को माना है कि आर्यों ने आक्रमण किया। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता, देखो ये ग्रामीण सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। उसके आजीविका का या अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार व्यापार था, तो इसका था कृषि और पशुपालन था इसका मुख्य आजीविका का साधन। वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता का समय लिख लिया आपने। वैदिक काल जिसमें जिस काल में चारों वेदों की रचना हुई, इसे तो वैदिक काल कहते हैं। इस वैदिक काल को विंटरनिट्स ने दो भागों में बांटा है। ऋग्वेदिक काल जिसमें सबसे बड़े ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई या प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना की गई, वो ऋग्वेदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी तीन वेदों की और जो भी अन्य पूरे ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई। तो ये था वेद। अब देखिए वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता के जन्मदाता या संस्थापक कौन थे? कौन थे वैदिक सभ्यता के जन्मदाता? कोई बताएगा? हैं? कोई बताएगा वैदिक सभ्यता के जन्मदाता कौन थे? बता। बताएगा कोई? वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता के जन्मदाता कौन थे? देखो वैदिक सभ्यता के जन्मदाता थे, मैंने अभी आपको एक नाम बताया था और मैंने बोला भी था कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता ये थे। विंटरनिट्स तो इतिहासकार है जिसने वैदिक काल को दो भागों में बांटा है और नाम बता दिए, वो जन्मदाता नहीं है। इसके जन्मदाता है, मैंने नाम लिखा था आर्य, केवल आर्य, आर्यभट्ट नहीं, आर्य। देखिए आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ जाति का मानते थे। सुसंस्कृत या श्रेष्ठ या कुलीन, यानी हम अच्छे कुल के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जब ये भारत में आए, इन्होंने मान लो सिंधु सभ्यता के निवासियों पर आक्रमण किया या भारतीयों पर आक्रमण किया, जो इनसे पराजित हो गए वो तो दस्यु कहलाए, यानी अपने से नीचे। आर्य आए और फिर आर्य में अपने युद्ध हुआ, तो जो जीत गए वो तो आर्य और जो पराजित हो गए वो अनार्य कहलाए। और जो भारतीयों को उन्होंने पराजित कर दिया, उनको गुलाम बना दिया, उनको दस्यु या गुलाम कर दिया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अब ये आर्य आर्य कहाँ से थे? क्योंकि भारत के निवासी तो थे। सिंधु सभ्यता में कहा गया है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता वासियों पर आक्रमण किया और उनका पतन हो गया, तो ये बाहर से आए थे। आर्यों के बारे में अनेक मत प्रचलित है और शायद 1000 ईस्वी से पहले का जो भारत का इतिहास है उसमें हर में यही कहते हैं। कोई को जैसे गुप्तों को अलग अलग नाम दिया गया है,
कोई गुप्तों को वैश्य बता रहे, कोई शूद्र बता रहे, कोई क्षत्रिय बता रहे, कोई ब्राह्मण बता रहे। वैसे मौर्यों को अलग अलग प्रकार बताया गया है। इनको सिंधु सभ्यता को भी अलग अलग प्रकार से बताया, उनका पतन भी अलग अलग प्रकार से बताया है। उसी प्रकार इनका आर्यों का आगमन भी अलग अलग बताया गया है। अब देखो किसने क्या बताया है, इनका बताया गया है जैसे पेनकाहट नामक एक व्यक्ति थे। पेनकाहट ये कहते हैं कि आर्य जर्मनी से आए थे। आर्य जर्मन लोग थे, वहां शायद कोई अकाल पड़ा या क्या समस्या हुई, वो धीरे धीरे एशिया की तरफ आने लगे और हिमालय पर्वत को, विंध्युकुस पर्वत को पार करके ये भारत में आए और ये जर्मन वासी थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव के व्यक्ति थे और भारत में ये आए और भारत में आकर बस गए और ये भारत का ये हिस्सा बन गए। दयानंद सरस्वती नाम सुना है? देखिए दयानंद सरस्वती जब हम पढ़ते थे ऐसा नाम आता है। हाँ सर, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की शायद 1875 में 75 में की थी, लाहौर में और मुंबई में इनके 2 पहले थे। ये कहते हैं कि नहीं, ये ना तो जर्मनी से है ना उत्तरी ध्रुव से है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से है। ये आए थे तिब्बत से। तिब्बत चीन का जो अपने लगता हुआ भाग है, हिंसात्मक भाग है, वो एक है वो चाइल्ड जो नाम आया था चाइल्ड। उन्होंने कहा कि आर्यों ने सिंधु वासियों पर आक्रमण किया और उनका पतन हो गया। चाइल्ड ये कहते हैं नहीं, ना आर्य जर्मनी से आए, ना उत्तरी ध्रुव से, ना तिब्बत से, आर्य आए थे दक्षिणी रूस से। देखो कितने नाम आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन आएगा तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन कहां से हुआ? उत्तरी ध्रुव से। पेनकाहट ने कहा आर्यों को कहां का निवासी बताया है? जर्मनी का। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का, चाइल्ड ने दक्षिणी रूस का। एक है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ये कहते हैं आर्य ब्रह्मसी देश से आए थे। जैसे ही बोला थाईलैंड, ब्रह्मसी देश से ये आए थे। एक नाम और है गाइड्स। ये कहते हैं आर्य हंगरी। हंगरी प्रदेश है, उसमें एक नदी है डेब्यू नदी के प्रदेश से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं ये मध्य एशिया से आए थे। देखिए कितने लोग अलग अलग अपना मत प्रकट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ये आल्प्स पर्वत के पूर्व में स्थित भागों से आए थे। एनसीईआरटी ये कहते हैं आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित मैदानों से ये आए थे।
कौन आए? आर्य। दो चार और हैं, वो जो बोलेंगे उसमें दिखा देंगे। पहले देखो, आर्य सभ्यता के जनक या संस्थापक कौन है? नहीं, वैदिक सभ्यता के जनक या संस्थापक कौन है? आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या सुसंस्कृत। आर्य कहाँ से आए, यानी आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? पेंका हट कहते हैं कि ये जर्मन के निवासी थे और भारत में आ गए। तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से ये भारत में इनका आगमन हुआ। दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं, इनका आगमन कहाँ से हुआ? तिब्बत से हुआ। गंगानाथ झा कहते हैं बहरमची देश से हुआ। चाय कहते हैं नहीं, ये दक्षिणी रूस से आए थे। गाइड्स कहता है हंगरी की जो डिप्लोमेटी है उसके पास रहे थे। मैक्स मुलर ने इनको मध्य एशिया निवासी बताया है। और एनसीईआरटी की जो बुक है वो कह रही है आल्पर पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित मैदानों से ये यहाँ पर आए। अब देखिए आल्पर पर्वत वाला क्यों कहते हैं? इनका जो आर्यों का प्रिय पशु था वो घोड़ा था। घोड़े से इनको खूब लगाव था और सर्वप्रथम इस भागों में ही घोड़े के साथ से मिले कि घोड़ों का जन्म स्थान ये है। तो इनके अनुसार भी ये घोड़े पशु है, इनका घोड़े के ये शौकीन थे और घोड़े सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ से। तो ये यहाँ से आए और इसे ही सर्वमान्य माना गया है। आल्पर पर्वत कहाँ पे? आल्पर पर्वत है ये एशिया और यूरोप के बीच में। ईरान साइड। हाँ, यानी जो इस तरह तो वो है एशिया और यूरोप में ये यहाँ पर है। ईरान से। हाँ, लिखो आप वैदिक सभ्यता के जनक। इसमें लिखो वैदिक सभ्यता के जनक। इसी में लिखो वैदिक सभ्यता के जनक आर्यों को माना गया है। वैदिक सभ्यता के जनक आर्यों को माना गया है। आगे लिखो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या सुसंस्कृत होता है। अर्थात जो अपने कर्तव्यों का आचरण वह अपने चरित्र को शुद्ध रखता है, वही आर्य है। वही आर्य है। आर्यों ने भारत के निवासियों पर आक्रमण किया। आर्यों ने भारत के निवासियों पर आक्रमण किया और उनको युद्ध में पराजित किया जो इनसे पराजित हो गए उन्हें दस्यु कहा गया। अब लिखो
आर्यों का आगमन आर्यों का आगमन, इसमें लिखो आप आर्यों को किसी एक जाति में नहीं बांध सकते, आर्यों को किसी एक जाति में नहीं बांध सकते, अपितु एक समान बारोपीय, एक समान बारोपीय भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह ही एक समान बारोपीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों का समूह ही आर्य थे। बारोपीय भाषा जानते हो? बारोपीय भाषा सबकी एक से भारत और यूरोप की भाषा दोनों को मिलाकर एक नई भाषा, उसको बारोपीय भाषा कहा गया। बा को भारत और यूरोप को भारत कहा गया और यूरोप को इस लोग बारोपीय भाषा कहा। लिखो आर्य कहाँ के निवासी थे? नई लाइन में लिखो आर्य कहाँ के निवासी थे? यह प्रश्न आज भी विवादास्पद है। आर्य कहाँ के निवासी थे? यह प्रश्न आज भी विवादास्पद है। अलग अलग विद्वानों ने इन्हें अलग अलग स्थानों के निवासी बताया है। इन्हें अलग अलग स्थानों के निवासी बताया है जो निम्न है। और इसमें आप ये लिख लो पूरे नाम और आगे ये लिख लो, ज्यादा लिखने की समझ जाना। दयानंद सरस्वती मतलब तिब्बत से बता रहे हैं, तिलक उत्तरी ध्रुव से बता रहे हैं, पेंकाहट जर्मनी से बता रहे हैं, गाइड अमेरिडेब्यू नदी के पास से बता रहे हैं, ये दक्षिणी रूस से बता रहे हैं, ये बाहर से देश से बता रहे हैं, ये मध्य एशिया से बता रहे हैं, और इसमें लिख लेना सर्वमान्य यह है। हाँ इसमें लिख लो, आप सीधे लिख लो ये सर्वमान्य एनसीईआरटी वाला है ये। और इसका कारण फिर वो पूरा व्याख्या में बता दूंगा इसकी, पहले ये लिख लो आप। इतने नाम है, इसमें से अगर 5 नाम याद रह जाए तो भी हम काफी खूब लिख सकते हैं। इतना लिख लेना, पर ये रहने देना, केवल इतने रूप तक एनसीईआरटी तक लिख लेना। ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10 बाकी का मैं जो कुछ व्याख्या लिखानी वो कल मैं लिखा दूंगा। जल्दी लिखो, टाइम आपके पूरा होने वाला है। ये लिख लेना, ये दोनों लिख लेना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और जो 11वां मेन है मान्य है वो मैं लिखा दूंगा आपको कल व्याख्या के रूप में। समझ में आ रहा है? बड़ी आ रहा है? आ रहा ना सबको समझ में? हाँ। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये चीजें आप पूरी रट लेना, समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। लिख लिया? हाँ सर। किसने लिख लिया? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल इससे आगे बढ़ेंगे।